नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का भारतीय दार्शनिक मंच में। हम आज चर्चा करेंगे नीति शास्त्र की विभिन्न शाखाओं के बारे में। नीति शास्त्र इथिक्स का स्वरूप बहुत ही व्यापक और बहुस्तरीय है। इसको विभिन्न आधारों पर चार प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, जो नैतिक चिंतन की विभिन्न दिशाओं को स्पष्ट करते हैं। पहला इसमें जो वर्गीकरण है उसे हम वर्णनात्मक नीति शास्त्र डिस्क्रिप्टिव इथिक्स कहते हैं। दूसरा मानक नीति शास्त्र या आदेशात्मक नीति शास्त्र है, जिसे हम नॉर्मेटिव इथिक्स कहते हैं। तीसरा है मेटा इथिक्स, अधिनीति शास्त्र। चौथा है प्रयोगात्मक नीति शास्त्र या व्यवहारिक नीति शास्त्र, जिसे हम अप्लाइड इथिक्स कहते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं कि इन चारों स्तंभों में क्या क्या चर्चा होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्णनात्मक नीति शास्त्र की, डिस्क्रिप्टिव इथिक्स की। यह नीति शास्त्र की अनुभवजन्य पक्ष पर बल देता है। यह अध्ययन करता है कि विभिन्न समाजों में, संस्कृतियों में और ऐतिहासिक कालों में लोगों का किस प्रकार का नैतिक व्यवहार रहा है। लोग एक विशेष कालखंड में किस प्रकार का नैतिक व्यवहार करते रहे। या किसी कार्य को सही या गलत ठहराने का कार्य नहीं करता है। इसका यह काम नहीं है कि वो किसी भी मनुष्य के आचरण को सही या गलत कहे, बल्कि वह नैतिक मान्यताओं की जो विविधता है और उसके सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भों को निरपेक्ष रूप में प्रस्तुत करते हैं। या नैतिक सापेक्षता की समझ को विकसित करती है। जब हम डिस्क्रिप्टिव इथिक्स की बात करते हैं, वर्णनात्मक नीति शास्त्र की बात करते हैं, तो हम इसमें पाते हैं कि ये नैतिकता को संस्कृति सापेक्ष रूप में देखती है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए के स्थान पर क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं। तो इसकी दूसरी शाखा, जिसे हम नॉर्मेटिव इथिक्स कहते हैं, मुख्य रूप से जो इथिक्स का नेचर है, जब हम इथिक्स की परिभाषा की बात कर रहे थे तो हमने बताया था इथिक्स नॉर्मेटिव साइंस है, नियामक विज्ञान है, मानक विज्ञान है, जो मापदंड प्रदान करते हैं। तो मुख्य रूप से हम इसी शाखा की बात कुछ समय कर रहे थे। तो यह इथिक्स की वह शाखा है जो यह विवेचना करती है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। इसमें हम नैतिकता के मूल्यों, कर्तव्यों और आदेशों को स्पष्ट करते हैं। इसलिए फर्दर डिवीजन भी होता है नॉर्मेटिव इथिक्स का, जिसको हम डिओंटोलॉजिकल, कर्तव्यनिष्ठ या परिणाम निरपेक्ष नैतिकता कहते हैं। दूसरा इसका जो उपभाग है वो परिणामवादी नैतिकता है, जो कॉन्सिक्वेंस पर बल देता है, परिमाण पर बल देता है, रिजल्ट क्या आ रहा है किसी कर्म का उस पर बल देता है। तो इसे हम कॉन्सिक्वेंशलिज्म भी कहते हैं। इसके अलावा एक वर्च्यू इथिक्स है, सद्गुण की नैतिकता है, उसकी बात होती है। जो नॉर्मेटिव इथिक्स है उसके जो तीन उपविभाजन होते हैं वो ये हैं। अब हम एक एक कर कर
इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सद्गुण नैतिकता की, वर्च्यू एथिक्स। ये नैतिकता के केंद्र में व्यक्ति के चरित्र को या सद्गुण को रखता है। मुख्य रूप से ग्रीक दर्शन में, चिंतन परंपरा में अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, इन लोगों की जो नैतिक विचार हैं वो वर्च्यू एथिक्स से संबंधित है। वो व्यक्ति के चरित्र को, मनुष्य के चरित्र को केंद्र में रखते हैं और कुछ सद्गुणों की बात करते हैं, जैसे साहस हो गया, संयम हो गया, बुद्धिमत्ता हो गया, न्याय हो गया। इसको केंद्र में रखकर जो मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए का चर्चा करता है, उसे हम वर्च्यू इथिक्स के रूप में जानते हैं। दूसरा है डिओंटोलॉजिकल इथिक्स। ये मुख्य रूप से मनुष्य के कार्य को कुछ नियमों के अनुरूप करने की बात करता है। इमैनुअल कांट, जो कि एक जर्मन दार्शनिक हैं, वो इसके सबसे बड़े पैरोकार हैं, जो इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य का कर्म अपने आप में महत्वपूर्ण है, उसका फल क्या आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कर्म ही अपने आप में नैतिक या अनैतिक होता है, उसका फल अच्छा आया या बुरा आया, इससे किसी भी कर्म की नैतिकता नहीं निर्धारित। तो कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ड्यूटी सेक फॉर ड्यूटी, ये बहुत फेमस वाक्य है। हम लोग आगे इन सारी सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, तब आपको और अधिक स्पष्ट होगा। तीसरी जो नॉर्मेटिव इथिक्स है, उसकी सब डिवीजन है कॉन्सिक्वेंशलिज्म, परिणामवादी। ये विचारधारा, ये नैतिक सिद्धांत ये मानता है कि कोई भी कर्म नैतिक या अनैतिक उसके परिणाम से निर्धारित होता है। मुख्य रूप से सुखवादी, जैसे सुखवादी कहते हैं कि वह कर्म ही नैतिक है जो सुख उत्पन्न करता है, या उपयोगितावादी, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, तो वह कर्म नैतिक होगा जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को उत्पन्न करने में सक्षम है। इन सारे सिद्धांतों को, जैसे मैंने पहले भी कहा है, हम लोगों को विस्तार से पढ़ना है। जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो ये और स्पष्ट होता जाएगा। अब हम तीसरे प्रकार के एथिक्स की बात करते हैं, जिसे मेटा एथिक्स या अधिनीति शास्त्र कहा जाता है। यह नीति शास्त्र की वह शाखा है जो विश्लेषण पर बल देती है। विश्लेषण तो किसका विश्लेषण? भाषाई विश्लेषण पर बल देती है, जो ये प्रश्न पूछती है कि जो मौलिक नैतिक अवधारणाएं हैं, अच्छा बुरा, कर्तव्य अकर्तव्य, उचित अनुचित, इन सब का वास्तविक क्या अर्थ है? क्या ये जो नैतिक भाषा है, मूल्य है, ज्ञान है, तो इनके ज्ञान की प्रकृति की दार्शनिक समीक्षा करती है। वो ये जांचने की कोशिश करती है कि क्या सत्य का, शुभ का, अशुभ का, उचित का, इसकी कोई वस्तुनिष्ठ मूल्य है या ये व्यक्तिपरक है? ये केवल कल्पनाएं हैं, मानवीय स्वीकृति है, या इनकी कोई वस्तुनिष्ठ निरपेक्ष अस्तित्व भी? तो अधिनीति शास्त्र में हम नैतिक संप्रत्ययों का, नैतिकता के सिद्धांतों का भाषाई आधार पर अध्ययन करते हैं और ये जांचने की, ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इनका कोई वस्तुनिष्ठ आधार है, स्थिति है या नहीं। अब हम बात करते हैं चौथी शाखा की, जो अप्लाइड एथिक्स है, प्रयोगात्मक नीति शास्त्र। यह नीति शास्त्र की वह शाखा है जो जन सामान्य के सामान्य जीवन में
जो समस्याएं, व्यवहारिक समस्याएं का वो सामना कर रहा है, उस पर उसका नैतिक पहलू क्या है। चाहे वो समस्या पारिवारिक संबंधों को लेकर हो, चिकित्सा से संबंधित हो, पर्यावरण से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, राजनीति से संबंधित हो, तकनीकी के क्षेत्र से संबंधित हो, इन सारे जो हमारे व्यवहारिक पहलू हैं, उनमें हम दिन प्रतिदिन कई तरीके की चुनौतियों का सामना करते हैं। और इन चुनौतियों में कुछ नैतिक चुनौतियां भी होती हैं। उनका प्रत्युत्तर कैसे दिया जाए, इसका अध्ययन हम अप्लाइड एथिक्स में करते हैं। जैसे आत्महत्या, सरोगेसी, एआई की नैतिकता, मशीन की नैतिकता, ये जो नैतिक प्रश्न उठाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, इसकी नैतिक जिम्मेदारी किस पर होगी। इन सब प्रश्नों का अध्ययन हम अप्लाइड एथिक्स में करते हैं। इसका भी हमें विस्तार से अध्ययन करना है। तब ये और स्पष्ट होता जाएगा जब हम एक एक उदाहरणों के साथ दिन प्रतिदिन की चुनौतियों के वास्तविक उदाहरण लेंगे और उस पर नैतिक सिद्धांतों का, जो पूर्व में मान्यता वाले सिद्धांत हैं, उनका प्रयोग करके देखेंगे। तब हमें पता चलेगा या इसमें किस तरीके का अध्ययन होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।